हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पेपर सेकंड के पार्ट बी का टेस्ट नंबर 12 है। यहाँ पर पेपर फर्स्ट लिखा है, पेपर फर्स्ट नहीं है, पेपर फर्स्ट ये पेपर सेकंड है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड स्टार्ट हो चुका है। पेपर सेकंड के पार्ट बी का आज टेस्ट नंबर 12 है। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि हमारे ग्रुप में पेड टेस्ट सीरीज चल रही है। ये इस इसमें आपको सुबह क्वेश्चन हमारे पेड ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, उनको आपको लिखकर हमारे पेड ग्रुप में ही सेंड करना पड़ता है और उसके बाद में आपको अगले दिन उसकी कॉपी मिल जाती है, चेक कॉपी मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर की वीडियो शाम को प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये टेस्ट नंबर 12 की मॉडल आंसर की वीडियो है, जो हमारे पेड टेस्ट सीरीज की वीडियो है, जो आपको आज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आप लोग भी इससे कुछ सीख सकें और इसको देख सकें। और मैं बता दूं, जो भी बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। और अभी तक के जो 11 टेस्ट जो पहले हो चुके हैं, उन 11 टेस्ट को आपको अलग से ग्रुप में कराया जाएगा, पर्सनली कराया जाएगा। और फिर उन 11 टेस्ट की क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, आपको उन 11 टेस्ट की कॉपी चेक की जाएगी और आपको उनकी मॉडल आंसर की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ये वीडियो जो हमारे मॉडल आंसर की वीडियो है पेड टेस्ट सीरीज की, बीच बीच में हम लोग आपके लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए डालते रहते हैं हमारे कॉमन ग्रुप में। तो चलिए आज का हम टेस्ट नंबर 12 देख लेते हैं। तो टेस्ट नंबर 12 जो हमारा था, टेस्ट नंबर 12 के आज के क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो टेस्ट नंबर 12 के जो हमारे क्वेश्चन थे आज के, वो थे एग्जिट पोल। तो पहला क्वेश्चन था, उसमें उनको 3 लाइनों में लिखना था। 3 मार्कर क्वेश्चन था, 3 लाइनों में इसको लिखना था, मतलब कि 3 पंक्तियों में लिखना था। तो पहला क्वेश्चन था एग्जिट पोल, दूसरा था यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के नाम, और तीसरा था वीवीपैट। फिर जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 50 शब्दों में उत्तर लिखना था, ठीक है ना। उनका उत्तर 50 शब्दों में लिखना था। इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कैग के प्रमुख कार्य बताइए, दूसरा क्वेश्चन था निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रावधान समझाना था। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रावधानों को बताना था। 50 शब्दों में लिखना था इनका उत्तर, मतलब कि आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन। आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2020 के लिखा है 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन, ताकि बाद में हम लोग 5 से 6 लाइनों में उसको करने की कोशिश करें। और जो हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, वो था 200 शब्दों में उसको लिखना था। 200 शब्द मतलब 2 पेज। ये 11 मार्क का क्वेश्चन था, इसको 200 शब्दों में लिखना था, 2 पेज में लिखना था। तो ये क्वेश्चन था संघ लोक सेवा आयोग की संरचना को समझाते हुए उसके कार्यों को लिखना था। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना को समझाते हुए उसके कार्यों को लिखना था। और 25 मिनट में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को करना था आपको। 25 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को करके अपनी कॉपी में लिख के इसकी पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सेंड करनी थी। और चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं आज के मॉडल आंसर क्या थे, या आज के मॉडल आंसर क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था एग्जिट पोल। एग्जिट पोल को देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा है। यह एक प्रकार का चुनावी सर्वेक्षण है। दो एग्जिट पोल जो होता है एक चुनावी सर्वेक्षण होता है। दूसरा मैंने लिखा है कि मतदान के तुरंत बाद करते हैं, इसको मतदान के तुरंत बाद करते हैं, लेकिन मतदान संपन्न होने के बाद दिखाया जाता है इसको। लेकिन 3 पॉइंट को मैंने लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले मैंने लिखा कि यह एक प्रकार का चुनावी सर्वेक्षण है। एग्जिट पोल एक प्रकार का चुनावी सर्वेक्षण है। दूसरा, मतदान के तुरंत बाद इसको करते हैं। तीसरा, मतदान संपन्न होने के बाद इसको दिखाया जाता है। और मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए जो एग्जिट पोल, जो पॉपुलर एग्जिट पोल है, आप भी इनके नाम सुनते होंगे, जैसे इंडिया टुडे हो गया, चाणक्य हो गया, एबीपी नेल्सन हो गया। तो ये सब फेमस एग्जिट पोल हैं, आपने अभी देखा होगा बंगाल इलेक्शन के टाइम पर। तो ये सब एग्जिट पोल हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, जब हम वोट डाल के बाहर निकलते हैं, तो जब मतदाता वोट डाल के बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने किसको मतदान किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है ना। और लगभग सभी मतदाताओं से नहीं पूछा जाता, एक सैंपल बना लिया जाता है कि भाई 20,000 लोगों का, 10,000 लोगों से पूछना है, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं, उसके हिसाब से इसमें अनुमान लगाया जाता है कि भाई कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी आगे रहेगी। तो इस प्रकार से एग्जिट पोल होते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था वो था यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के नाम लिखें। देखिए ये क्वेश्चन इसी बार 2019 में मेंस में आया है, ठीक है। 2019 में मेंस में सेकंड जो पेपर होता है, सेकंड पेपर के पार्ट बी में, जो हेल्थ वाला पेपर कहलाता था पहले, ठीक है ना। अब 2020 का
उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया है। तो जो इसी बार 2019 में पूछा है MPPSC ने, ठीक है, कि UPSC द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं को लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, पहली परीक्षा होती है CSE, देवनागरी लिपि में आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा CSE, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना आपको, CSE। तो देखो CSE वही परीक्षा होती है, इसको बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसी के थ्रू IAS, IPS, IRS, IFS, समझ रहे ना आप, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन, ठीक है ना, फॉरेन सर्विस, और के साथ साथ 25 प्रकार की पोस्टों को इसके द्वारा भरा जाता है। तो इसको बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जनरली हम UPSC से यही समझते हैं कि UPSC का मतलब है IAS, IPS, लेकिन UPSC वेरियस एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इस बार ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर देखते हैं कि और कौन सा एग्जाम कराता है। ये कराता है IES, आपने IES का शायद नाम सुना हो, IES, इसको बोलते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है ना, ये भी कराता है। फिर IFOS, ठीक ना, IFOS, तो IFS को बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन जो है। फिर IES, एक और IES होता है, एक होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होता है IES, इसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये भी UPSC कंडक्ट कराता है। CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, आपने CDS का नाम सुना होगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो CDS भी यही कराता है। NDA का परीक्षा भी UPSC कराता है। साथ ही साथ देखो ये CMSE लिखा है, ये लिखा है CMSE, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, ये भी UPSC कराता है। और बाकी जो IES और CDS लिखे ना, ये यही लग गया दोबारा, तो आप उस पर गौर मत कीजिएगा। IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो इतने सारे मतलब इससे ज़्यादा भी कराता है, आपको केवल लिखना है 3, आप केवल 3 लिख दो। इस बार जो क्वेश्चन आता है 2019 में, उन्होंने पूछे थे तो केवल 2, उन्होंने कहा था केवल 2 का नाम लिख दो, आपको लिखना है केवल 3 नंबर के हिसाब से। आप लिख सकते CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, साथ साथ उसके क्वेश्चन में लिख दो IAS, IPS, IES, चेक समझ जाएगा कि आप क्या की बात कर रहे हैं। फिर IES होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और फिर IFOS होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। और मैंने आपकी जानकारी के लिए 4, 5, 6 लिख दिए। बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कितने सारे एग्जाम UPSC करता है। इसी प्रकार MPPSC भी, हम सोचते हैं कि ये जो परीक्षा होती है ना सिविल सर्विस MPPSC, वो बस कराता है। MPPSC बहुत सारी परीक्षा ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट सर्विस भी ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है ना, दंत चिकित्सा सर्विस भी कराता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे UPSC वैसे MPPSC राज्य में सर्विसेज को कराता है। उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन था BBPAT, 3 मार्क में BBPAT को लिखना था। तो देखिए मैंने लिख दिया वेरीफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रोल लिखा है, यहाँ पर ट्रेल कर लेना, वेरीफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये BBPAT का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। फिर मैंने देखो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यह, अब इसका इंट्रो देता हूँ मैं, ये लिखता हूँ यह एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग EVM के साथ मतदाता को उसके द्वारा डाले गए वोट के सत्यापन के लिए करते हैं। सितंबर 2013 में नागालैंड विधानसभा में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया। तो ये भी एक फैक्ट मैंने बता दिया कि सितंबर 2013 में नागालैंड विधानसभा में इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। और यह एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग EVM के साथ मतदाता को उसके द्वारा डाले गए वोट के सत्यापन के लिए करते हैं। तो BBPAT को आपने सुना होगा कि इस बार BBPAT की बात चल रही थी, लोग EVM पर सवाल उठा रहे थे कि भाई EVM में घपला हो जाता है, धांधली हो जाती है। तो ये क्या किया, EVM के साथ में एक प्रिंटर जैसी मशीन जोड़ दी BBPAT। उसमें क्या होता है कि जैसे आप वोट डालोगे तो उसमें BBPAT, वहाँ पे BBPAT में एक स्क्रीन होती है, और जैसे आप वोट डालोगे उस स्क्रीन पर आ जाएगा कि सामने वाला प्रत्याशी जिसको आपने वोट दिया उसका नाम आ जाएगा, उसकी फ़ोटो आ जाएगी और उसका चुनाव चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो जो पर्ची होती है वो जाके वहीं पे बॉक्स में गिर जाती है, वो पर्ची आपको मिलती नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि आपने इसको वोट डाला है, उसी को वोट गया। तो BBPAT जो आपको बता दी, तो ये क्या करती है, एक प्रकार से क्या करती है, मतदाता को उसके द्वारा डाले गए वोट का सत्यापन करती है। तो देखो ये मैंने लिख दिया, मतदाता को उसके द्वारा डाले गए वोट का क्या करती है, सत्यापन करती है। तो इस प्रकार से आपको करना था 3 मार्कर ये। तो ये हमारे 3 मार्कर हो गए, हमने BBPAT को बता दिया। और देखो आपको मैंने 3 लाइनों से ज़्यादा इसमें लिखा है, आपको समझाने के लिए फिर से बता देता हूँ कि मैं 3 लाइन जो लिख रहा हूँ, केवल 3 लाइन से ज़्यादा जो लिख रहा हूँ, आपको डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके माध्यम से, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको क्या कर रहा हूँ, मैं
डाटा दे रहा हूँ, मैं आपको आंसर ड्राफ्टिंग के नोट्स बता रहा हूँ, आपको आंसर राइटिंग की टिप्स भी मैं दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये आंसर ड्राफ्टिंग वाले नोट्स हैं कि ये सीधा से उत्तर लिखा है, ये स्टैंडर्ड उत्तर है कि आप 2-3 मार्क क्या लिखोगे, आप लिखोगे यह एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग ईवीएम के साथ मतदाता को उसके द्वारा डाले गए वोट के सत्यापन के लिए करते हैं। सितंबर 2013 में नागालैंड विधानसभा में उपयोग हुआ। तो ये क्या हो गया, ये आंसर ड्राफ्टिंग नोट्स हो गए। और फिर आंसर राइटिंग टिप्स भी मैंने आपको दी थी कि आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। और साथ साथ मैं पूरे पॉइंट्स को आपको समझा भी रहा हूँ। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यदि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज की वीडियो है, लेकिन ये आज आपको कॉमन ग्रुप में प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आप लोग का भी समय समय पर मार्गदर्शन किया जा सके। और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो मात्र 1500 रुपये है, 1500 रुपये फीस है। और आपको कोई भी इशू है, कोई भी फीस रिलेटेड इशू है या कोई भी क्वायरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे होगा 3 मार्कर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो आज के प्रश्न क्रमांक 2 था जिनके 50 शब्दों में उत्तर लिखने थे, उनके आंसर देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कैग के कार्य लिखने थे, सीएजी के कार्य लिखने थे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। तो बता दिया सबसे पहले मैंने कैग के कार्य। आप लिख सकते कैग के कार्य निम्नलिखित हैं। आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 कैग के कार्य निम्नलिखित हैं। तो सारी चीज़ आपको देखो 5 से 6 लाइनों में लिखना है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, देखो है ना। आप 7 से 8 लाइनों में लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइन। वहाँ पे फिक्स लाइन आएगी, 5 से 6 लाइन आएंगी। कई टेस्ट सीरीज में देख रहा हूँ, कई कोचिंगों में टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भाई एक पेज का लिख रहे हैं बच्चे 5-5 मार्कर का। और वो जो टीचर वहाँ पर चेक कर रहे हैं वो भी उसको चेक कर देते हैं, वो भी नहीं बता रहे बच्चों को भाई 5 से 6 लाइन आयोग ने लिखा है कि 5 मार्कर 5 से 6 लाइनों में लिखना है। तो इसलिए हम लोग जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें केवल आपको 8 लाइन ही लिखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में आप 8 लाइन लिखिए, बाद में आपकी 5 से 6 लाइनें आ जाएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं आज का के कार्य। तो सबसे पहला कार्य है संचित निधि से होने वाले व्यय की लेखा परीक्षा करना। संचित निधि से जो व्यय होता है उसकी लेखा परीक्षा कौन करता है, कैग करता है। फिर दूसरा कार्य देख लेते हैं। भारत के लोक लेखा निधि सहित राज्य की आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा निधियों से होने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा एवं प्रतिवेदन। तो सभी व्यय की संपरीक्षा करता है और प्रतिवेदन रिपोर्ट जो होता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उसको संसद में रखता है या राज्यपाल को सौंपता है राज्य से संबंधित। तो राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा में उसको पेश करता है। तो इस प्रकार से फिर केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभागों के व्यापार विनिर्माण लाभ व हानि तुलन पत्रों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। तो केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभागों के, अब जो व्यापार विनिर्माण है, जो उनके भैया उद्योग हैं, व्यापार की जो संस्थाएं हैं, उनके लाभ हानि, उनके खाते, उन सब की क्या करना, संपरीक्षा कर सकता है। फिर भारत सरकार के सभी ऋण निवेश जमा बचत खाता, भारत सरकार जितने भी खाते हैं, जमा बचत खाते, निवेश, ऋण, कहाँ से ऋण लिया है, और लेन देन संबंधी सभी दस्तावेजों की लेखा परीक्षा कर सकता है। और लेन देन संबंधी जितने भी दस्तावेज हैं सबकी वो क्या कर सकता है, संपरीक्षा कर सकता है। फिर केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न निकायों, कंपनियों, अधिकारियों के आय व्यय की लेखा परीक्षा कर सकता है। भैया केंद्र और राज्यों के विभिन्न निकाय हैं, उनकी जो कंपनियां, उनकी भी वो क्या कर सकता है, संपरीक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार के कैग के कार्य और भी होते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए 5 से 6 लाइनों में ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आप धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपका आ जाएगा, नहीं तो वहाँ पे फिर आपको इतना वो भी नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि भाई कैसे हम इतना कम लिखें, जबकि हमें आता बहुत कुछ है। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 से 6 लाइनों में ही कोशिश करें। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। तो संविधान में देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रावधान लिखने थे। संविधान में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए। तो इसका आंसर देखिए हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। संविधान में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। पहले मैंने ये एक लाइन लिख दी, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान। देखो ये एक संवैधानिक निकाय है। अब जो संवैधानिक निकाय है तो उसका ना तो कार्यपालिका सृजन कर सकती, ना विधायिका सृजन कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि भाई एक संवैधानिक निकाय, संविधान में इसका उल्लेख है।
दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भले ही वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। हटाना, अब संसद एक संकल्प पारित करेगी, ठीक है ना, तभी उसको हटा सकता है, ऐसे आसानी से नहीं हटा सकता। जब उसके ऊपर कदाचार के मामला लगेगा, फिर संसद एक संकल्प पारित करेगी, फिर उसके बाद उसको हटाया जा सकता है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रख दो, उसको वैल्यू देने की कोशिश की गई उसके पोस्ट को, यहाँ से उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर नियुक्तियों के पश्चात निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जब उसकी नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी सेवा शर्तें, उसके वेतन भत्ते हैं, उसका कार्यकाल जो है, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते आप। दूसरा, इसका वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारत होता है। तो ये सब जो उसके कारण है, ये सब प्रावधान जो हैं संविधान में, इसके तहत क्या हो रहा है, ये स्वतंत्र बना रहता, मतलब कि इसकी स्वतंत्रता बनी हुई है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और ये सरकार के उसमें कार्य नहीं करता, सरकार के दबाव में कार्य नहीं करता है। तो इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो यही प्रावधान उसमें क्वेश्चन में पूछे गए, तो उन्हीं प्रावधानों को आपको लिखना है। तो ये सब उसके प्रावधान हो गए, इस प्रकार से आपको लिखना। तो ये आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। फिर उसके बाद जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, इसको 11 मार्क का था, इसको आपको 2 शब्दों में लिखना था, मतलब 2 पेज में आपको लिखना था। तो क्वेश्चन था, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना को समझाते हुए उसके कार्यों को लिखना था। तो संघ लोक सेवा आयोग की संरचना बतानी थी, उसके कार्यों को आपको लिखना था। तो इस प्रकार से करना था। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम लोगों ने किस प्रकार इसको लिखा है। सबसे पहले आप इसका एक इंट्रो दे दीजिए कि भाई संघ लोक सेवा आयोग है क्या। तो सबसे पहले आप इंट्रो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय संवैधानिक भर्ती परीक्षा अभिकरण है। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है? केंद्रीय संवैधानिक भर्ती परीक्षा अभिकरण है, जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो भैया क्या है ये? एक केंद्रीय संवैधानिक भर्ती परीक्षा आयोग है। यूपीएससी का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो देखो मैंने वही लिखा, संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय संवैधानिक भर्ती परीक्षा अभिकरण है, जो अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। फिर मैंने बता दिया कि संवैधानिक प्रावधान कौन था। तो इसका संवैधानिक प्रावधान है भाग 14 जो है संविधान का, उसमें इसका उल्लेख है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में उल्लेख है। और इसका प्रावधान सबसे पहले 1919 का एक्ट जो था उसमें इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। जो ब्रिटिशर्स के समय 1919 का एक्ट जो आया था उसमें इसका प्रावधान था यूपीएससी का, तब से यह गठित हो गया था। फिर मैंने इसकी संरचना बता दी। एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा तय होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। योग्यता, आयोग के आधे से अधिक सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों का शासकीय सेवाओं में अनुभव प्राप्त हो। जो आयोग के सदस्य हैं, आधे से अधिक सदस्य हैं, उनको भैया 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो शासकीय सेवाओं में, ठीक है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन। कार्यकाल बता दिया मैंने, 6 या 65 वर्ष इसका कार्यकाल हो गया। और पद से हटाना बता दिया मैंने। तो त्यागपत्र देकर भैया ये त्यागपत्र दे, कदाचार साबित होने पर राष्ट्रपति द्वारा, कदाचार साबित हुआ तो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। अन्य परिस्थितियों में जैसे दिवालिया हो, मानसिक चरित्र से, ठीक ना, और अन्य कार्यों में नियोजन, यदि किसी अन्य कार्य में नियोजन करता है, किसी कंपनी का मालिक बन हो या किसी कंपनी का सीईओ की पोस्ट धारण कर ले, ठीक है ना, तो इस मामले में राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। फिर मैंने इसकी बता दी कि भाई इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बता दिया मैंने। तो भाई इसको स्वतंत्रता क्या है? कार्यकाल की स्वतंत्रता है इसको, ऐसे कार्यकाल में परिवर्तन नहीं किया सकता इसकी नियुक्ति के बाद में। फिर वेतन संचित निधि पर भारत होता है, सीएजी जैसा काम है। देखो इसका, पद की समाप्ति के बाद भारत सरकार पर राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। देखो भाई यूपीएससी का जो, अब यूपीएससी इतनी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करा रही है, लेकिन यदि अब इसका जो अध्यक्ष होगा, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है मान लो, ठीक है ना, या सदस्य हैं यूपीएससी के, यदि अब वो क्या कहते हैं उनके कार्यकाल के बाद में किसी अन्य पोस्टों पर जा सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, तो उनके अंदर लालच आ सकता है, वो सरकार के दबाव में काम कर सकते हैं कि भाई यदि हम सरकार के कहने पर कुछ धांधली करते हैं, या सरकार या कोई भी किसी के भी कहने पर धांधली करते हैं, बाद में हमें ये पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें डाली जाती हैं कि भाई वो कोई कर ही नहीं सकते, उसके बाद आप कुछ कर नहीं, तो आप सोचोगे मैं ईमानदारी से काम करूँ, अपने कार्यकाल में क्यों मेरे ऊपर धब्बा लगे या दाग लगे। तो इस प्रकार से
फिर कदाचार के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। तो कदाचार का मामला भी जो है ना, लगता है जैसे आरोप लगा कि आपने धांधली की है, लेकिन तब जब सुप्रीम कोर्ट जांच कर ले उसकी, और जब सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद फिर राष्ट्रपति को लगेगा तभी वो हटाएगा उसको। तो ये सब चीज़ें हैं। अब कार्यों की बात कर लेते हैं कि भाई कार्य कौन कौन से हैं लोक सेवा आयोग के। तो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व संघ शासित प्रदेशों के लिए लोक सेवकों हेतु परीक्षा आयोजित का। देखो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं आपने पता ही है, अभी हम पढ़ चुके यूपीएससी के ऊपर 3 मार्कर में, सीएसई, आईएएस, इन सब के भैया कराता है, परीक्षा आयोजित कराता है। और साथ ही साथ क्या करता है, वे संघ शासित प्रदेश जो होते हैं ना, यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सब के लिए भी लोक सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संयुक्त भर्ती परीक्षा की योजना तैयार करना। अब यदि कोई 2 या 2 से अधिक राज्य बोले कि भाई हमारे राज्य के लिए भी आप क्या करो, परीक्षा का आयोजन करो, तो कर सकता है। फिर राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को अनुशासनात्मक विषयों पर सलाह देता है। तो अब ये अलशात्मक यहाँ पर लगे, अलशात्मक गलत लिखा, यहाँ पर कर लेना अनुशासनात्मक, ठीक है ना, अनुशासनात्मक। फिर भर्ती प्रक्रिया के तरीके पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। कानूनी खर्च के प्रतिकर पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। उसके बाद में संघ द्वारा सौंपे गए उन कार्यों को करना जो लोक सेवाओं से संबंधित हो। अब संघ कोई अन्य कार्य सौंप दे इसको, यूपीएससी को बोल दे कि नहीं ये कार्य आपको करना है, तो वो उसको भी करता है। फिर संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष रिपोर्ट तैयार करता है, भाई प्रतिवर्ष रिपोर्ट तैयार करता है और राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट। तो ये सब इसके क्या होगा, कार्य होगा, और भी आप देख लेना। तो ये सब इससे क्या होगा, कार्य होगा। राष्ट्रपति को भी सलाह देता है, अनुशासनात्मक विषयों पर सलाह देता है। यहाँ पर गलत लिख गया, अनुशासनात्मक विषयों पर सलाह देता है, तो यहाँ पर अलशात्मक गलत लिख गया, आप इसको अनुशासनात्मक मामले कर लेना। और भर्ती प्रक्रिया तरीके पर, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण पर, कानूनी खर्च के प्रतिकर पर, तो इन सब मामलों पर वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। उसके बाद हमें थोड़ी सी कमियां बता देनी, इसकी कमियां कौन कौन सी हैं। तो आयोग को लोक सेवा के वर्गीकरण, कैडर प्रबंधन व प्रशिक्षण के संबंध में कोई अधिकार नहीं। देखो आयोग केवल परीक्षा कराता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, लोक सेवा का वर्गीकरण नहीं कर सकता। दूसरा जो ऑफिसर चयनित हो जाते हैं उनको कैडर प्रदान नहीं कर सकता। कैडर आप समझते हो ना, कैडर मिलता है, मध्य प्रदेश कैडर मिल गया। वर्ग इसको बोलते संवर्ग, कैडर को हिंदी में बोलते संवर्ग, ठीक है ना। और प्रशिक्षण के संबंध में भी कोई अधिकार नहीं है, वो किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं करता। यूपीएससी जो है वो केवल परीक्षा आयोजित कराता है। उसके बाद में इनका प्रशिक्षण अलग अलग मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है ना। जैसे आईएएस का प्रशिक्षण और ये सब देख रेख उनकी ट्रेनिंग नहीं कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत होती है। जो आईपीएस होते हैं उनकी गृह मंत्रालय करता है, देख है ना, आपको पता होगा गृह मंत्रालय जो है वो आईपीएस की ट्रेनिंग को देखता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। कार्मिक मंत्रालय आईएएस की ट्रेनिंग को देता है। लवासना में ट्रेनिंग होती है आईएएस की। सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकादमी हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है आईपीएस की, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये सब। फिर संघ लोक सेवा आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं है। भाई ये कोई सलाह देता है, मान लो राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या किसी को कोई सलाह दी, तो इसकी कोई सलाह बाध्यकारी नहीं है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताएं स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं की गई हैं, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप होने की संभावना। जो इनकी योग्यता है वो देखो साफ साफ नहीं, आपने देखा 10 वर्ष का अनुभव हो बस राज्य या, ठीक है ना, केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं में, तो ये है। फिर परीक्षा प्रणाली में समय समय पर बदलाव होता है। परीक्षा प्रणाली में देखो समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, जैसे सीसेट जुड़ा, ठीक है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट में सीसेट जुड़ा था यूपीएससी में, तो इस प्रकार से होता रहता है। फिर परीक्षा प्रणाली जो है वो अतार्किक है, ये अतार्किक लिखा हुआ है यहाँ पर, अतार्किक है। तो इनका कहना है कि भाई अतार्किक परीक्षा प्रणाली है। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति से संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका में कमी आई है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी नियुक्ति से संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका में क्या हुआ है, कमी आई है। तो कैसे कमी आई है, देखो पहले जो केंद्र सरकार कुछ कार्य सौंप देती थी यूपीएससी को, ठीक है ना, लोक सेवा से संबंधित, या मान लो किसी कोई भी कार्य सौंप सकती थी, भाई किसी लोक सेवक की जांच करनी है, कोई भी लोक, ठीक है ना, लोकसभा संबंधित प्रबंधन से संबंधित, तब वो क्या करने लगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग करने लगा। केंद्र के पदाधिकारियों की अनुशासन की जांच करने लगा, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यदि पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं था तो यूपीएससी ये काम कर सकता था, यदि केंद्र सरकार का है। तो इस प्रकार से कमी आई है उसकी, ठीक है ना।
यूपीएससी की भूमिका में। अब इसके बाद हमें क्या लिख देना, निष्कर्ष लिख देना। देखो ये आपका 2 पेज में चला गया, 2 पेज से ज़्यादा में जाएगा जब आप करोगे, जब आप अपनी कॉपी में करोगे तो ये आपका 2 पेज से ज़्यादा जाएगा ये सब चीज़ें। तो आपको अपने अनुसार कम कर लेनी है। ये आपको आंसर ड्राफ्टिंग नोट्स प्रोवाइड किया है कि आप इसी प्रकार से, ये मॉडल आंसर है कि आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार से करना। फिर सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष होगा हमारा, उपरोक्त कमियों के बावजूद बेहतर नौकरशाही के निर्माण में संघ लोक सेवा आयोग की पद्धति एवं कार्य अमूल्य है। तो भाई इतनी सारी अपन ने कमियां बताई, फिर भी कमियों के बावजूद भी क्या है कि नौकरशाही के निर्माण में संघ लोक सेवा आयोग की पद्धति एवं कार्य अमूल्य है। उसके द्वारा चयनित लोक सेवकों ने ही आज़ादी के 70 सालों तक एक बेहतर लोकतंत्र की नींव रखी है। जो उसके द्वारा चयनित लोक सेवक हैं, अभी भी लोक सेवक हैं, ठीक है ना, जो अभी भी लोक सेवकों का चयन यूपीएससी कर रही है, और पिछले 70 सालों से भी भाई वही कर रहा, यूपीएससी ही कर रहा है, ठीक है ना, लोक सेवकों का चयन, और वही क्या कहते हैं देश को संभाल रहे हैं। तो वही हमने लिख दिया अपने उसमें क्या, कंक्लूजन में, कि उपरोक्त कमियों के बावजूद भी बेहतर नौकरशाही के निर्माण में संघ लोक सेवा आयोग की पद्धति एवं कार्य अमूल्य है। उसके द्वारा चयनित लोक सेवकों ने ही आज़ादी के 70 सालों तक बेहतर लोकतंत्र की नींव रखी है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होगा, कंक्लूजन। तो देखिए हर टेस्ट सीरीज, हर टेस्ट पेपर में आपको कंक्लूजन लिखाता हूँ। ये कंक्लूजन केवल आपको डायमेंशन देने के लिए, आपके दिमाग को, आपके दिमाग क्या कहते हैं इस चीज़ को देखें और आप सोचें कि भाई इस प्रकार से कंक्लूजन लिखा जाता है। ये कंक्लूजन जो है ये लास्ट कंक्लूजन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ लास्ट कंक्लूजन, ठीक है ना। आपको और अच्छा सोचना है, इससे और अच्छा सोचिए और अपने क्वेश्चन के आंसर में कंक्लूजन को डालिए। कंक्लूजन देखो खेल, कंक्लूजन और इंट्रो का मेन खेल अब हो गया केवल 11 मार्कर में। आप 3 मार्कर में लिख नहीं सकते, 5 मार्कर में आपके पास इतना जगह रहेगी नहीं कि आप 1-1.5 लाइन का इंट्रो लिख दो, 1-1.5 लाइन का कंक्लूजन लिख दो, ठीक है ना। तो आपको केवल 11 मार्कर का काम रह गया है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको जो हमारे पिछले जो 10 टेस्ट हो सके हैं, 11 टेस्ट, 10 से 11 टेस्ट जो हो चुके हैं, वो आपको पर्सनली कराए जाएंगे एक ग्रुप में। आपकी कॉपी चेक की जाएगी और आपको उनकी मॉडल आंसर की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में।